सुधांशु जी, 24 घंटे पहले तक ये बोला जा रहा था कि भाई देखो अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। एकनाथ शिंदे ने अंगद के पैर की तरह अड़ा दिया है और बोल दिया कि नहीं मैं नहीं हटूंगा, तो एकनाथ शिंदे खुद आ गए। वहां फिर इन्हें मुंह की खानी पड़ी। मैं कह रहा हूं इलेक्टोरल प्रोसेस पे सवाल उठाना, डेमोक्रेसी पे सवाल उठाना है। आपको नरेंद्र मोदी को हराना है, सुधांशु त्रिवेदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, तो जनता का आपको समर्थन लेना होगा। सुधांशु जी, कहीं दंगे कहीं ईवीएम, ये ईवीएम तक ठीक था, ये दंगे वाला बहुत कंसर्निंग है। देखिए ऐश्वर्य जी, जिसे कहते हैं ना रहीमन इन संसार में भांति भांति के लोग, अब ये भांति भांति के लोग भांति भांति के प्रयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में कहते हैं पुलिस प्रशासन की वजह से हार गए, और महाराष्ट्र में ईवीएम की वजह से हार गए, और झारखंड हम अपनी राजनीतिक जन समर्थन की वजह से जीत गए। मुझे लगता है अगर उत्तर से दक्षिण तक आप देखें तो विपक्ष और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के आरोप लगा रही है उसे कोई व्यक्ति अनर्गली नहीं, हास्यास्पद भी कहेगा कि जम्मू कश्मीर में ईवीएम ने अच्छा काम किया, पंजाब में अच्छा काम किया, हरियाणा में उसने गलत काम किया, हिमाचल में अच्छा काम किया, उत्तराखंड में खराब काम किया, दिल्ली में अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश में अच्छा काम किया, खराब काम किया, राजस्थान में उसने 2018 में अच्छा काम किया था, 2023 में गड़बड़ कर दिया, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र बहुत खराब काम किया, मगर तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल बहुत अच्छा काम किया। फिर उसने पश्चिम बंगाल में भी अच्छा काम किया, फिर असम में मगर खराब कर दिया। क्या बताएं। मुझे लगता है कि देश की जनता को पप्पू समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देश की विवेकपूर्ण जनता भली भांति समझ सकती है कि यह क्या हो रहा है। और मैं दूसरी बात भी यह कहना चाहूंगा कि देखिए वास्तविकता यह है कि आपको अपनी पराजय को ईमानदारी से स्वीकार करके उसका विश्लेषण करना चाहिए। मगर हो क्या गया है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष वो एक पुरानी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में चल रहे हैं, जिसमें उनको लगता है 2-4 बयान दो, थोड़ा कास्ट की इक्वेशन सेट करो कि 1-2 कास्ट इधर, और फिर उसके बाद फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स का साथ लो, और उसके बाद एक कॉम्बिनेशन बनाओ और 1-2 बयान दो तो हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की यदि उनके मन में आशंका है इस बात को लेके, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं यात्रा निकालने की क्या जरूरत है। अभी आप झारखंड और कश्मीर में जीते हैं ना, इस्तीफा दे दीजिए सरकार से और कहिए दोबारा चुनाव होने चाहिए और पेपर बैलेट से होंगे तभी हम सत्ता लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ये क्या बात होती है कि जैसे सत्ता मिल गई तो खट से ले लेंगे और उसके बाद हम नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि इसी कारण से समस्या कांग्रेस पार्टी के अंदर आ रही है। और या दूसरे शब्दों में कहूं कि वहां स्टेक्स इतने हाई थे, बड़े बड़े लोगों ने इतने बड़बोल बोल दिए थे, तो पार्टी के अंदर उनकी पोजीशन ऑकवर्ड होगी। और अगर अन्यथा न लिया जाए तो 7 समंदर पार बैठे लोगों के मन में भी बहुत सारी आशाएं थी, आकांक्षाएं थी कि बीजेपी एनडीए कमजोर होना चाहिए। उन आकांक्षाओं पे पूरे नहीं उतरे होंगे तो उनको भी जवाब देना होगा। जैसा मैं ये कहना चाहता हूं कि मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 और यूरी बेजमेनेव के संस्मरणों में लिखा है कि 1977 का चुनाव हारने के बाद बाकायदा रशिया में केजीबी में इस पे बड़ी गंभीर चर्चा हुई कि इंदिरा जी चुनाव कैसे हार गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन किताबों में वहां के लोगों ने इस विषय में लिखा है। यूरी बेजमेनेव ने अपने संस्मरण में लिखा हुआ है, और ये मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 में लिखा है, और येवगेना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट्स में लिखा है। तो हो सकता है भाई ये वहां जाते हैं, विदेश में कहते हैं हम डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी और ये और वो, हम कद्दू में तीर मार देंगे, और उसके बाद नहीं हो पाए होंगे तो अपनी जिसे कहते हैं ना कि चेहरा बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। परंतु मैं कहना चाहता हूं लोकतंत्र में भरोसा रखिए और अपनी नफे नुकसान के तराजू पर तौल कर आप लोकतंत्र की इज्जत नीलाम मत करिए। और अगर ईमानदार है कांग्रेस पार्टी तो इस्तीफा दिलवाए झारखंड और कश्मीर की सरकारों से और कहे कि बैलेट पेपर के बाद ही हम दोबारा सत्ता लेंगे। क्यों हिमाचल की क्यों नहीं, कर्नाटक की क्यों नहीं, सबका करवाइए ना, सबका करवाइए। क्योंकि नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं ना जी, नहीं सुनिए, वहां तो 1.5 साल हो चुका है। मैं तो कह रहा हूं ये तो इस चुनाव में मुद्दा बनाया ना, तो इसी की जो बात है अभी का मुद्दा जो हाल के 2 चुनाव है। सुधांशु जी, ये जो आपने विदेश की बात की, कपिल सिब्बल कहां गए थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश में जाके कराई थी ना। वो तो एक कैमरा ने पकड़ लिया था, कपिल सिब्बल पत्रकार वार्ता के लास्ट दरवाजे पे खड़े थे, कैमरा ने पकड़ लिया था। तो ये इनका विदेशी कनेक्शन नया नहीं है। लेकिन पंकज जी, ये आप जरा मुझे बता दीजिए वो कौन से महान नेता थे, कौन से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कहा था कि ईवीएम आनी चाहिए, बैलेट पेपर नहीं होना चाहिए? कौन थे पंकज जी?
पंकज जी कौन थे, प्लीज बताइए देश को। किसने कहा था ईवीएम आनी चाहिए? ईवीएम आनी चाहिए। किसने कहा था पंकज जी? ईवीएम आनी चाहिए, ये आपको पता है किसने कहा था? तो बता दीजिए देश को। आनी चाहिए तो इसलिए थोड़ी आनी चाहिए कि जो आजकल खेल हो रहा है इसके लिए लाए थे। मुझे ये बताइए कि जब फरवरी 2010 में जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी ईवीएम के खिलाफ कि ईवीएम हैक होती है, और उसका विमोचन किया था नितिन गडकरी जी ने, और उसकी प्रस्तावना लिखी थी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, तब क्या आडवाणी जी भी खंबा नोच रहे थे? तब क्या नितिन गडकरी जी भी खंबा नोच रहे थे? तब क्या जीवीएल नरसिम्हा राव भी खंबा नोच रहे थे? अरे नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले खुद ईवीएम की आलोचना किया करते थे और कहते थे कि ईवीएम शक के दायरे में है। तो ईवीएम पर शक कोई आज से है क्या? लाया कोई भी हो, लाई किसी के भी कहने पर गई हो, लेकिन लाई गई थी सदुपयोग करने के लिए, लाई गई थी इस तकनीक का सकारात्मक इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अगर आप तकनीक का दुरुपयोग करने लगें, अगर आप तकनीक का इस्तेमाल नकारात्मक करने लगें, अगर आप तकनीक का इस्तेमाल अपने हित साधने के लिए करने लगें, अगर आप तकनीक का इस्तेमाल लोकतंत्र के सारे मूल्यों को ठिकाने लगाने के लिए करना पड़े, तो उसका विरोध कोई विपक्ष क्यों नहीं करेगा? और सुधांशु जी ने तो भारत के विपक्ष पर पता नहीं अभी क्या क्या आरोप लगा दिए, विदेशी ताकतों से उनके संबंधों पर आरोप कि वो अपने वहाँ जाकर के पता नहीं क्या क्या कह आते हैं, और फिर जब वो नहीं हो पाता तो उनके सामने अपना मुंह छुपाने के लिए ईवीएम के तर्क रखते हैं। तो क्या इन सब बातों के कोई सबूत हैं? इस तरह भारत के प्रतिपक्ष को पूरी तरह गैर जिम्मेदार और एक तरह से देश विरोधी करार देना, क्या ये कोई अच्छी बात है? रोज़ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध होने लगा है। तो इसी तरह आप राहुल गांधी का या भारत के प्रतिपक्ष का विरोध करते करते देश का विरोध मत करने लगे। आर यू हियरिंग योरसेल्फ? विरोधी नहीं है पंकज जी, प्रतिपक्ष के मैंने आपसे पूछा, आप कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग नहीं, सतीश जी को भी रखिए, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी, और ये क्लियर एलिगेशन है सुधांशु जी, मैंने सबको नहीं कहा, ये क्लियर एलिगेशन है विपक्ष का कि अब आप माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, इलेक्शन माइक्रो मैनेज नहीं, ईवीएम माइक्रो मैनेज कर रहे हैं पर बूथ। झारखंड और महाराष्ट्र की बात नहीं हो रही है, स्टेट बाय स्टेट की नहीं। वायनाड में प्रियंका गांधी को आप जिता दे रहे हैं सुधांशु जी, आपके हाथ में है सब कुछ। ये तो वो हो गया, वीडियो गेम हो गया। कहां आपको मतलब कुदाना है नीचे, कहां आपको उठाना है, आप डिसाइड कर रहे हैं। आप प्रियंका गांधी को कैसे जिता दे रहे हैं सुधांशु जी? ये पंकज शर्मा जी पूछ नहीं पा रहे, मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं हर चीज बीजेपी माइक्रो मैनेज कर रही है। आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को, क्योंकि आपके इनके दो सबसे बड़े नेता, और वो जरा तस्वीरें, लड्डू खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं ईवीएम के चलते, उसी ईवीएम, उसी इलेक्शन कमीशन के चलते। तो सुधांशु त्रिवेदी, आपसे सीधा सवाल है मेरा, सर, बीजेपी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को क्यों जिता रही है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है आप माइक्रो मैनेज करते हैं। सुधांशु जी नहीं, मैं उससे ज्यादा बता देता हूं। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ था, ऐश्वर्य जी, बड़े बड़े जो वरिष्ठ लोग हैं, सतीश के सिंह जी बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से इनकी स्मृति में भी कोई लोकसभा चुनाव ऐसा नहीं होगा। सामान्यतः एक ही पार्टी के कार्यालय में पटाखे फूटते हैं, इस बार दोनों जगह पटाखे फूट रहे थे, भाजपा कार्यालय में भी, कांग्रेस कार्यालय में भी, और हमसे ज्यादा कांग्रेस कार्यालय में फूट रहे थे। तो मतलब हमने, पंकज जी, ऐसा गजब का मैनेजमेंट किया था कि अपने को 240 पे समेट लिया था और कांग्रेस को 100 के करीब पहुंचा दिया था। मतलब अद्भुत तर्क है ना। आप लोग कितने प्रबुद्ध, कितना शानदार तर्क देते हैं कि देश की जनता का माथा चकरा जाता होगा, और आप लोग इतने बड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं कि मैं क्या बता सकता हूं। इस समय बताइए, वो करें 99% बैटरी है, फलाना है, ढिमाका है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की जितनी एक्सपर्टीज आज कांग्रेस पार्टी को दिखती है, मुझे लगता है किसी के पास नहीं होगी। पर यह वही पार्टी है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोविड का वैक्सीन 3 महीने में बनेगा, तो ये सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो गए थे, और इन लोगों ने कहा था नहीं, वो बन ही नहीं सकता। और जब कोविड वैक्सीन लॉन्च हुई थी तो ये स्टैटिस्टिकल सिमुलेशन के एक्सपर्ट हो गए थे। इन्होंने कहा था वो सैंपल सर्वे बताइए, ये तो हो ही नहीं सकता कितने लोगों के ऊपर सर्वे हो गया हो। फिर जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास होना था, तो यही ज्योतिष के मुहूर्त के इतने बड़े ज्ञाता हो गए थे कि ऐसा लगता था जैसे मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक इन्होंने ही लिखी हो। फिर जब राफेल का मामला आया था, तो ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के इतने गजब के एक्सपर्ट हो गए थे कि बड़े से बड़ा एरोनॉटिकल इंजीनियर इनके आगे, मतलब आर्टिम माइकोयान और मिखाइल गोरेविक इनके आगे पानी भर दें।
और फिर ये जब डीजीएमओ मिलिट्री ऑपरेशंस ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो ये मुझे लगता है स्ट्रेटेजिकल वॉरफेयर के इतने बड़े एक्सपर्ट हो गए थे। जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो ये एयरफोर्स से ज्यादा बेहतर जानकार हो गए थे। और तो और मैं याद दिलाऊं, इनकी सरकार थी 26/11 मुंबई में, महाराष्ट्र का ही बता रहा हूं, हमला हुआ था, इनकी सरकार कहती हाफिज सईद ने कराया है, और इतने गजब के एक्सपर्ट थे, कहते आरएसएस ने कराया है। मुझे लगता है कि शायद इतना जो अद्भुत ज्ञान है, जो ज्ञान का सागर हिलोरे ले रहा है इनके यहां, और हर सब्जेक्ट के इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं ईश्वर जी, हम और आप जैसे लोग तो डूब जाएंगे इसमें। कौन मुकाबला कर सकता है राहुल गांधी जी की इस कांग्रेस का, जिसके पास इतना अपरिमित ज्ञान हो कि बगैर किसी सब्जेक्ट को पढ़े हुए हर सब्जेक्ट के बड़े एक्सपर्ट हो जाते हो। इसीलिए मैंने इनसे टेक्निकल सवाल न पूछ करके एक मॉरल सवाल पूछा था कि भाई अगर आपको लगता है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। या मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं पंकज जी से कि ये बताइए, और भदौरिया जी से, ये झारखंड में ईवीएम ने सही काम किया है कि नहीं किया है, या वहां हमने अपने को जानबूझ के हरवाया है? नहीं, लेकिन मेरा